आज हम पढ़ेंगे स्वच्छ भारत बीएससी यूनिट नंबर 1। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। ओके गाइस, तो ये है हमारा यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्वच्छ भारत अभियान। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। गांधीयन फिलोसफी ऑफ क्लेanलीनेस। गांधी जी हमेशा एक बात कहते थे, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मतलब सफाई एक ऐसी चीज है जो आपको भगवान के करीब ले जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान के पास चले जाओगे सफाई करोगे। तो आप सोचिए, अगर आपका घर, गली या आसपास गंदा है तो क्या आपको अच्छा फील होगा? नहीं ना। गांधी जी ये मानते थे कि सफाई सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। एक इजी और रिलेटेबल एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब हम कोई सफाई वाली जगह पर जाते हैं तो वहां रहना कितना सूदिंग लगता है। जैसे एक क्लीन पार्क और एक डर्टी पार्क के बीच का फर्क सोचिए। एक तरफ फ्रेश हवा, ग्रीन ग्रास और पॉजिटिव वाइब्स होती है, और दूसरी तरफ गंदगी, स्मेल और डिस्कम्फर्ट होता है। गांधी जी कहते थे कि सफाई के बिना हमारी प्रोग्रेस इनकम्प्लीट है। पब्लिक एंड पर्सनल क्लेanलीनेस। गांधी जी का मानना था कि सफाई एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मतलब हर इंसान अपने घर और आसपास की जगह को साफ रखने में कंट्रीब्यूट करे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पब्लिक स्पेसेस को साफ रखना हम सबका कलेक्टिव ड्यूटी है। समझ गए ना? तो अब चुपचाप सफाई करने में लग जाओ, सबकी सब अपनी गली, सब कुछ सफाई आपको ही करनी है। अगर सब लोग अपने शेयर का काम करें तो कोई भी जगह गंदी नहीं हो सकती। सफाई को अपना रूटीन बनाए। गांधी जी का एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि सफाई सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते का काम नहीं है। ये एक आदत होनी चाहिए जो हम अपने डेली रूटीन में शामिल करें। आप खुद नोटिस करेंगे कि जब आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे डस्टबिन का यूज करना, प्लास्टिक को अवॉइड करना और गंदगी से दूर रहना, तो आपकी लाइफ कितनी ईजी और हेल्दी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार गांधी जी ने खुद से पब्लिक टॉयलेट की सफाई की थी, क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि सफाई का काम सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास के लोगों का नहीं, ये सबका काम है। उन्होंने कहा था, अगर हम अपने घर की सफाई कर सकते हैं तो अपने गांव और शहर की सफाई क्यों नहीं कर सकते हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नाउ लेट्स सी कनेक्शन टू टुडे। आज के जमाने में ये फिलोसफी स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू इंप्लीमेंट हो रही है। इसका बेस वही है जो गांधी जी ने सोचा था। क्लीनलीनेस इज नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट ड्यूटी, इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों, गांधी जी की सफाई के नजरिए से हमें ये सीखने को मिलता है कि सफाई एक आदत होनी चाहिए, एक कैंपेन नहीं। अगर हम सब अपनी डेली लाइफ में गांधी जी की टीचिंग्स को फॉलो करें तो ना सिर्फ हम अपने आसपास की दुनिया बेटर बनाएंगे, बल्कि अपनी लाइफ भी हेल्थियर और हैप्पियर बनाएंगे। आप बताइए, क्या आप अपनी डेली लाइफ में सफाई को इंप्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने के लिए रेडी है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर होम एंड मेक इट अ हैबिट। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्वच्छ भारत अभियान। इंट्रोडक्शन टू स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान को 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, महात्मा गांधी के जन्म के दिन। इसका मेन एम था भारत को गंदगी और ओपन डेफिकेशन से फ्री करना। इस कैंपेन को देश भर के हर सिटीजन के साथ एक मूवमेंट की तरह प्रमोट किया गया। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट प्रोग्राम नहीं था, बल्कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉल था। सो नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था देश की क्लीनलीनेस को इंप्रूव करना और ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करना। इसका मतलब है लोगों को घरों में टॉयलेट्स बनाने के लिए इंकरेज करना और उन्हें हाइजीन की इंपॉर्टेंस समझाना। ये सिर्फ रूरल एरियाज के लिए नहीं, बल्कि अर्बन एरियाज के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट था। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए, अगर आप किसी क्राउडेड मार्केट में जा रहे हैं और वहां कचरा ही कचरा पड़ा है, ना सिर्फ ये देखना अनप्लीजेंट होता है, बल्कि हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया और इन्फेक्शंस। स्वच्छ भारत अभियान का एम ये था कि आपको एक ऐसे भारत में रहने का एक्सपीरियंस हो जो क्लीन और हेल्दी हो। नाउ की कंपोनेंट्स ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स। स्वच्छ भारत अभियान के अंडर मिलियंस ऑफ टॉयलेट्स बनाए गए, स्पेशली रूरल एरियाज में। ओपन डेफिकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो लोगों की डिग्निटी और हेल्थ दोनों को अफेक्ट कर रही थी। सेकंड, पब्लिक अवेयरनेस। गवर्नमेंट ने मास मीडिया कैंपेन्स के थ्रू लोगों को सफाई और हाइजीन के इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट किया। एड्स, रैलीज और इवेंट्स के जरिए लोगों को इन्वॉल्व किया गया। थर्ड, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। इस कैंपेन का एक पार्ट ये भी है कि सिटीज और विलेजेस में वेस्ट को एफिशिएंटली मैनेज किया जाए, जैसे ड्राई और वेट वेस्ट को अलग अलग सेग्रीगेट करना और रिसाइकलिंग को प्रमोट करना। सो नाउ अचीवमेंट्स ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। 100 मिलियन से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए गए। रूरल सैनिटेशन कवरेज जो पहले 39% थी, वो 100% के करीब पहुंच गई। भारत को 2019 में ऑफिशियली ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी मेट्रो स्टेशन नोटिस किए हैं? वहां हर जगह डस्टबिन होते हैं और एक क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। स्वच्छ भारत अभियान का मेन आइडिया ये था कि पूरे देश को एक क्लीन मेट्रो स्टेशन की तरह बनाया जाए, जहां लोग सफाई का ध्यान रखें और फैसिलिटीज का सही से यूज करें। सो नाउ कनेक्शन टू गांधी जी विजन। स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के क्लीनलीनेस के सपने को पूरा करने की कोशिश थी। गांधी जी हमेशा कहते थे कि भारत को एक स्वच्छ और सुंदर देश बनाना है, जिसमें हर सिटीजन अपना रोल प्ले करे। व्हाट वर द चैलेंजेस इन इट? लेकिन हर कैंपेन की तरह स्वच्छ भारत अभियान के सामने भी कुछ चैलेंजेस आए, जैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन का लैग। अब पब्लिक पार्टिसिपेट कैसे करेगी? इनको कौन समझाए, कौन जाके सफाई करेगा? उन्होंने तो चलो कर दी, ठीक है, टॉयलेट्स वगैरह साफ कर दिए, लेकिन क्या आप समझ सकते हो कि कोई जाके साफ करेगा? आप में से कोई करना चाहेगा? नहीं ना। ये मुझे पता है कि कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन ये एजुकेशन है जो आपको प्रोवाइड की जा रही है। एटलीस्ट आप अपने घर को साफ रखें, तो मतलब जो कूड़ा है आप डस्टबिन में डालें, तो ऑटोमेटिकली कूड़ा जो है नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके सफाई करो गली में, ये तो आई नो आप में से कोई भी नहीं करेगा। सो एटलीस्ट जो आप कर सकते हैं वो करिए, ठीक है? जो बाहर जाके सफाई कर सकता है वो काम भी कर सकता है। ओके, सेकेंड चैलेंज इज माइंडसेट चेंज करने में टाइम लगा। थर्ड, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना। नाउ व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ स्वच्छ भारत अभियान?
स्वच्छ भारत अभियान अभी भी चल रहा है और इसका फोकस अब हाइजीन और वेस्ट रिसाइकलिंग को और ज्यादा इंप्रूव करने पर है। ओके, तो सुबह सुबह किस गीत में ये वाली साउंड सुनी है? स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपनी ये वादा। तो ये दिखाता है कि स्वच्छ भारत अभियान अभी भी हमारे देश में चल रहा है। तब से लेकर अभी तक सफाई ही खत्म नहीं हो रही है भैया। पता नहीं क्या होगा हमारे देश का। सफाई किए जा रहे हैं लेकिन फिर भी हर जगह कूड़ा ही कूड़ा दिखता है मुझे तो जहां जाती हूँ वहां। सो ओके, नाउ लेट्स सी हाइजीन। हाइजीन का मतलब है अपने आप को और अपनी सराउंडिंग को क्लीन और जर्म फ्री रखना। ये एक आदत है जो हमें हेल्दी बनाती है और बीमारियों से दूर रखती है। डेली हाइजीन हैबिट्स, हैंड वॉशिंग, खाना खाने से पहले और वॉशरूम यूज करने के बाद हमेशा हाथ धोने चाहिए। आप सोचिए, अगर आप डर्टी हैंड से खाना खाते हैं तो जर्म्स सीधे आपकी बॉडी में चले जाते हैं। सेकंड, बाथिंग। डेली नहाना ना सिर्फ आपको फ्रेश रखता है बल्कि स्किन इन्फेक्शन से भी बचाता है। इमेजिन करिए, अगर आप सिर्फ एक दिन के लिए भी ना नहाए, इमेजिन क्या आप फील भी कर सकते हैं जो नहीं नहाता है, तो आपको कैसा फील होता है, कैसा फील करते हैं आप उस टाइम पे? बहुत ही गंदा फील करते हैं, राइट? जो नहाता है ना डेली, दैट्स रियली बेस्ट। इस सर्दी में जो नहा रहा है ना, उसकी तो मैं तारीफ करूंगी हर रोज जो भी नहा रहा है। ओके, सो थर्ड इज क्लीन क्लोथ्स। गंदे कपड़ों में जर्म्स जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए कपड़ों को रेगुलरली वॉश करना भी जरूरी है। सो व्हाई हाइजीन मैटर्स? एक स्टडी कहती है कि पुअर हाइजीन की वजह से डिजीजेस जैसे डायरिया और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉमन हो जाती हैं। अगर हम बेसिक हाइजीन हैबिट्स अडॉप्ट करें तो ऐसे डिजीजेस काफी कम हो सकते हैं। सो नेक्स्ट इज सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब है फैसिलिटीज का प्रॉपर यूज करना, जैसे टॉयलेट्स, ड्रेन्स और डस्टबिन, टू इंश्योर क्लीनलीनेस इन आवर सराउंडिंग्स। ये सिर्फ पर्सनल सफाई तक लिमिटेड नहीं है बल्कि कम्युनिटी हाइजीन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सैनिटेशन फैसिलिटीज, फर्स्ट टॉयलेट्स। ओपन डेफिकेशन से डिजीजेस स्प्रेड होती है। अगर हर घर में टॉयलेट हो और लोग इसका यूज करें तो हेल्थ प्रॉब्लम्स काफी कम हो जाएंगी। सेकंड, ड्रेनेज सिस्टम। सोचिए, अगर बारिश का पानी स्ट्रीट्स पर ही पड़ा रहे तो क्या होगा? मॉस्किटोज बीट करेंगे और डिजीजेस जैसे डेंगू और मलेरिया स्प्रेड होंगे। प्रॉपर ड्रेनेज इज द सोल्यूशन। थर्ड, डस्टबिन। हर पब्लिक एरिया में डस्टबिन का होना जरूरी है। अगर हर कोई अपना कचरा डस्टबिन में डाले तो गंदगी काफी कम हो सकती है। तो ये वाले स्टेप्स आई होप कि आप सब लोग फॉलो कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट? इसका मतलब है वेस्ट को ऐसे मैनेज करना जो एनवायरमेंट को हार्म ना करे। इसमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। सो व्हाट आर द स्टेप्स इन वेस्ट मैनेजमेंट? फर्स्ट, वेस्ट सेग्रीगेशन। वेट वेस्ट, किचन वेस्ट और ड्राई वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक या पेपर को अलग अलग सेग्रीगेट करना। इससे रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग इजी हो जाती है। सेकंड, रिसाइकलिंग। प्लास्टिक, पेपर और मेटल को रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकल करके क्लोथ्स बनाए जा रहे हैं। थर्ड, कॉम्पोजिटिंग। किचन वेस्ट से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाए जा सकते हैं जो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होता है। फोर्थ, अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक एनवायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। सोचिए, एक प्लास्टिक के रैपर को डिग्रेड होने में 500 साल लगते हैं। नाउ कनेक्शन टू स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान का एक बहुत बड़ा फोकस सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट पर है। ये कैंपेन लोगों को एजुकेट करता है कि सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट से एनवायरमेंट और हेल्थ दोनों का ध्यान रखा जा सके। सो व्हाट इज द टेक अवे ऑफ दिस मैसेज? दोस्तों, हाइजीन, सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट एक क्लीन और हेल्दी एनवायरमेंट के लिए एसेंशियल है। अगर हम छोटी छोटी हैबिट्स अडॉप्ट करें, जैसे हैंड वॉशिंग, वेस्ट सेग्रीगेशन और पब्लिक टॉयलेट्स का यूज, तो हम अपने आसपास एक पॉजिटिव और सेफ एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। नाउ नोडल मिनिस्ट्रीज फॉर स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान दो मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। इन दोनों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग अलग नोडल मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट इज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आती है। रोल, रूरल एरियाज में सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करना और लोगों को हाइजीन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए इंकरेज करना। सेकंड इज स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। रोल, अर्बन एरियाज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन और अर्बन सैनिटेशन को इंप्रूव करना। सो नाउ सपोर्टिंग एजेंसीज एंड देयर रोल्स। स्वच्छ भारत अभियान को सक्सेसफुल बनाने के लिए कई मिनिस्ट्रीज और एजेंसीज कोलैबोरेट करती है। उनमें से कुछ मेजर एजेंसीज और उनके रोल ये है। फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सैनिटेशन और हाइजीन के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना और सैनिटेशन रिलेटेड डिजीजेस को कंट्रोल करना। सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका क्या रोल है? स्कूल्स में सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना और स्टूडेंट्स को हाइजीन प्रैक्टिसेस सिखाना ताकि बचपन से ही सफाई की आदत डेवलप हो। थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। रोल क्या है? टूरिस्ट स्पॉट्स और हेरिटेज साइट्स की सफाई मेंटेन करना ताकि देश का इमेज इंटरनेशनल टूरिस्ट के बीच इंप्रूव हो। फोर्थ, लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज। रोल, सिटीज और टाउन्स में डेली वेस्ट कलेक्शन, स्ट्रीट क्लीनिंग और पब्लिक टॉयलेट्स की मेंटेनेंस इंश्योर करना। फिफ्थ, एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। इनका रोल होता है ग्रास रूट्स लेवल पर लोगों को एजुकेट करना, कम्युनिटी लेड सैनिटेशन प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करना और गवर्नमेंट एफर्ट्स को सपोर्ट करना। सो नाउ कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसीज। स्वच्छ भारत अभियान की सक्सेस का सीक्रेट है इन सब एजेंसीज का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। हर मिनिस्ट्री और एजेंसी अपने स्पेसिफिक डोमेन में काम करती है, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल सेम है, एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाना। रेगुलर मीटिंग्स, जॉइंट इनिशिएटिव्स और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के थ्रू ये एजेंसीज अपने एफर्ट को सिंक्रोनाइज करती है। फॉर एग्जांपल, सोचिए अगर आपके शहर में सिर्फ एक डिपार्टमेंट सफाई के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और बाकी डिपार्टमेंट्स कोऑपरेट ना करे, तो क्या शहर क्लीन रह सकता है? नहीं ना। इसीलिए हर एजेंसी का अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनका मिलकर काम करना ही स्वच्छ भारत अभियान को सक्सेसफुल बनाता है। सो नाउ लेट्स सी फेजेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान।
स्वच्छ भारत अभियान को दो मेजर फेजेस में इंप्लीमेंट किया गया है. फर्स्ट फेज 1 एंड सेकंड इज फेज 2 व्हिच इज फ्रॉम 2020 टू 2025. सो लेट्स सी फेज नंबर 1 व्हिच इज फ्रॉम 2014 टू 2019. ये लॉन्च हुआ 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर ये मिशन लॉन्च हुआ. ऑब्जेक्टिव्स ओपन डेफिकेशन फ्री भारत, ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करना, हर घर में टॉयलेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना और सैनिटेशन और हाइजीन के इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को जागरूक करना. व्हाट आर द अचीवमेंट्स? फर्स्ट टॉयलेट कवरेज, रूरल सैनिटेशन कवरेज जो पहले 39% थी वो 100% के करीब पहुंच गई है. सेकंड ओडीएफ विलेजेस, कई विलेजेस ने खुद को ओडीएफ डिक्लेयर किया. थर्ड हेल्थ बेनिफिट्स, डायरिया और माल न्यूट्रिशन जैसे डिजीजेस में कमी देखी गई. सेकंड इज फेज नंबर 2 व्हिच इज फ्रॉम 2020 टू 2025. 2020 में फेज 2 शुरू हुआ. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? सस्टेन ओडीएफ स्टेटस, फेज 1 के अचीवमेंट्स को सस्टेन करना, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट पर फोकस करना और गांव और शहरों में संपूर्ण स्वच्छता को इंश्योर करना. करंट फोकस क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का सेफ मैनेजमेंट. सेकंड बिहेवियरल चेंज, लोगों में हाइजीन प्रैक्टिसेस को और मजबूत बनाना. थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सैनिटेशन फैसिलिटीज को और इंप्रूव करना. व्हाट इज द इवैल्यूएशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान? स्वच्छ भारत अभियान की सक्सेस को इवैल्यूएट करने के लिए कई स्टडीज और रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं. उनमें से कुछ की फाइंडिंग्स ये है. फर्स्ट हेल्थ इंप्रूवमेंट्स, डिजीज रिडक्शन, इंप्रूव सैनिटेशन की वजह से डायरिया और माल न्यूट्रिशन जैसे डिजीजेस, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन से इन्फेंट डेथ्स में कमी आई है. सेकंड इकोनॉमिक इंपैक्ट्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, स्टडी ने ये शो किया है कि स्वच्छ भारत मिशन फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली बेनिफिशियल रहा है. सो नाउ लेट्स सी चैलेंजेस. फर्स्ट इंटरस्टेट वेरिएशंस, कुछ स्टेट्स में टॉयलेट कवरेज और यूजेज में वेरिएशंस देखी गई हैं. सेकंड सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, कुछ एरियाज में ओडीएफ स्टेटस को मेंटेन करना चैलेंजिंग रहा है. सो नाउ सिटीजंस रिस्पांसिबिलिटी इन स्वच्छ भारत अभियान. स्वच्छ भारत अभियान तभी सफल होगा जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करे. जैसे प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, कचरा कचरे में डालना, हर व्यक्ति को अपना कचरा डेजिग्नेटेड डस्टबिन में डालना चाहिए और सड़क पर या पब्लिक प्लेसेस पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए. सेकंड अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए और रीयूजेबल आइटम्स का उपयोग बढ़ाना चाहिए. थर्ड इज मेंटेन पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, सफाई का ध्यान रखना, अपने घर गली और मोहल्ले की सफाई का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए. फोर्थ पार्टिसिपेट इन क्लीनलीनेस ड्राइव्स, स्वच्छ भारत अभियान में शामिल होना, समय समय पर होने वाले स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेना चाहिए और अपना योगदान देना चाहिए. फिफ्थ एजुकेट एंड मोटिवेट अदर्स, अपने परिवार मित्रों और समुदाय के लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताना और उन्हें इस मिशन में शामिल होने के लिए प्रेरित करना चाहिए. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज रोल ऑफ स्वच्छग्राहीज इन स्वच्छ भारत अभियान. स्वच्छग्राहीज जिन्हें एम्बेसडर्स ऑफ क्लीनलीनेस भी कहा जाता है, स्वच्छ भारत मिशन के फुट सोल्जर्स हैं. उनका मुख्य रोल है फर्स्ट बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, व्यवहार में परिवर्तन लाना. स्वच्छग्राहीज लोगों के बीच जाकर उन्हें स्वच्छता और सैनिटेशन के महत्व के बारे में बताते हैं और उनके व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास करते हैं. सेकंड फैसिलिटेटिंग टॉयलेट कंस्ट्रक्शंस, ये लोग गांव में शौचालय निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और उन्हें सही तरीके से शौचालय बनाने में मदद करते हैं. थर्ड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, समुदाय जागरूकता, स्वच्छग्राही सामुदायिक कार्यक्रमों को आयोजन करते हैं जिससे लोग मिलकर अपने गांव और शहर को स्वच्छ बनाने में योगदान दे सके. फोर्थ मॉनिटरिंग एंड सस्टेनेबल ओडीएफ स्टेटस, ये लोग इंश्योर करते हैं कि गांव ओपन डेफिकेशन फ्री ओडीएफ रहे और लोग शौचालय का सही इस्तेमाल करें. फिफ्थ प्रोवाइडिंग फीडबैक टू अथॉरिटीज, स्वच्छग्राही ग्राउंड लेवल पर जो भी चैलेंजेस फेस करते हैं उन्हें सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाते हैं ताकि उनका समाधान हो सके. सो आई होप कि आपको फर्स्ट यूनिट अच्छे से समझ में आ गया होगा. स्वच्छ भारत अभियान यानी क्लीन इंडिया मिशन एक नेशन वाइड कैंपेन है जो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी. इसका मेन गोल है एक स्वच्छ और हाइजीन इंडिया बनाना जहां हर घर और जगह पर प्रॉपर सैनिटेशन और क्लीनलीनेस फैसिलिटीज हो. ये इनिशिएटिव महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया था क्योंकि उन्होंने कहा था सैनिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन इंडिपेंडेंस. इस मिशन के 2 मेजर फोकस एरियाज है, रूरल और अर्बन क्लीनलीनेस. रूरल एरियाज में टॉयलेट्स और सैनिटेशन कवरेज इंप्रूव करना और अर्बन एरियाज में वेस्ट मैनेजमेंट और गार्बेज फ्री सिटीज बनाने पर ध्यान दिया गया है. ये एक ऐसे इंडिया का विजन है जहां लोग बीमारियों से दूर और डिग्निटी के साथ जी सके. सो नाउ लेट्स सी इंडिकेटर्स फॉर स्वच्छ भारत. इंडिकेटर्स को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट रूरल इंडिकेटर्स, रूरल एरियाज में फोकस था बेसिक सैनिटेशन और ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करने पर. इंडिकेटर्स ये कहते हैं कि विलेजेस में कितने घरों में टॉयलेट्स बने और उनका यूज हो रहा है, ओपन डेफिकेशन कितना कम हुआ, क्लीनलीनेस और सैनिटेशन लॉन्ग टर्म के लिए कैसे मेंटेन हो रहा है. ये इंडिकेटर्स मेनली इस बात को इंश्योर करते हैं कि रूरल इंडिया में डिग्निटी और हाइजीन दोनों बनाए जा सके. सेकंड अर्बन इंडिकेटर्स, अर्बन एरियाज में फोकस वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल सैनिटेशन पर है. यहाँ इंडिकेटर्स ये मेजर करते हैं कितने हाउस होल्ड्स और पब्लिक प्लेसेस में क्लीन टॉयलेट्स हैं, वेस्ट वाटर और गार्बेज का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं, क्या सिटीज गार्बेज फ्री बन रही है. सो अर्बन इंडिकेटर्स का मेन गोल है हर शहर क्लीन और हाइजीनिक हो और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके. सो नाउ व्हाई आर दीज इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट? इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये हमें ये बताते हैं कि हम स्वच्छ भारत के गोल्स को अचीव कर रहे हैं या नहीं. अगर इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं तो इसका
जिसका मतलब है कि हम राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर कहीं कमी है तो हमें उस एरिया पर और एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक विलेज का सैनिटेशन कवरेज 2014 में सिर्फ 40% था। इंडिकेटर्स के थ्रू ये मेजर किया गया कि 2022 तक ये नंबर 90% हो गया। ये बताता है कि स्वच्छ भारत मिशन काम कर रहा है। नाउ लेट्स सी रूरल इंडिकेटर्स सैनिटेशन कवरेज अक्रॉस हाउसहोल्ड 2014 वर्सेस 2022। तो अब हम बात करेंगे रूरल एरियाज के सबसे पहले इंडिकेटर के बारे में, सैनिटेशन कवरेज अक्रॉस हाउसहोल्ड। रूरल एरियाज में सैनिटेशन काफी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि 2014 के पहले ज्यादातर हाउस होल्ड्स में टॉयलेट्स नहीं थे और लोग ओपन डेफिकेशन करते थे। ये सिर्फ हाइजीन का नहीं, डिग्निटी और हेल्थ का भी मैटर था। स्वच्छ भारत मिशन का एम था कि रूरल इंडिया के हर घर में टॉयलेट्स हो और लोग उनका यूज करें। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि 2014 से 2022 तक क्या चेंजेस आए। सैनिटेशन कवरेज इन 2014 में रूरल इंडिया में सिर्फ 40% हाउस होल्ड्स के पास टॉयलेट थे। बाकी 60% लोग फील्ड्स, रोड साइड या ओपन एरियाज में डेफिकेशन करते थे। ये ओपन डेफिकेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था, जैसे बीमारियां, डर्टी एनवायरमेंट से डिजीजेस लाइक डायरिया, टाइफॉइड, ये सब स्प्रेड होती थी। वुमेन सेफ्टी, वुमेन को प्राइवेसी के लिए फील्ड्स में जाना पड़ता था, जो उनकी सेफ्टी और डिग्निटी दोनों के लिए रिस्की था। गांव के आसपास गंदा एनवायरमेंट होता था, जो ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को अफेक्ट करता था। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए एक गांव जहां 100 हाउस होल्ड्स है, लेकिन सिर्फ 40 के पास टॉयलेट्स है। बाकी लोग फील्ड्स में जाते हैं, जहां एनिमल्स और इंसेक्ट्स भी होते हैं, जो इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं। नाउ इनिशिएटिव्स बाय स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ने 2014 के बाद रूरल एरियाज में टॉयलेट्स बनवाने और सैनिटेशन इंप्रूव करने के लिए स्टेप्स लिए। फर्स्ट, सब्सिडीज और फंडिंग। गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड्स को टॉयलेट्स बनवाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी। हर घर को एक फिक्स अमाउंट दिया गया टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सेकंड, अवेयरनेस कैंपेन्स, टीवी, रेडियो और पोस्टर्स के थ्रू लोगों को हाइजीन और टॉयलेट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट किया गया। एड्स जैसे दरवाजा बंद और स्वच्छ भारत का इरादा लोगों को इंस्पायर करते थे। थर्ड, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। विलेजेस में लीडर्स और स्कूल चिल्ड्रंस को इन्वॉल्व करके क्लेanलीनेस और टॉयलेट यूजेज को प्रमोट किया गया। सो नाउ सैनिटेशन कवरेज इन 2022 तक रूरल इंडिया में सैनिटेशन कवरेज 90% से ज्यादा हो चुकी है। मतलब अब ज्यादातर हाउस होल्ड्स के पास टॉयलेट्स है और लोग उनका यूज कर रहे हैं। ये एक मेजर अचीवमेंट है स्वच्छ भारत मिशन की। फर्स्ट, हेल्थ बेनिफिट्स। डिजीज स्प्रेड होने का रिस्क कम हो गया है और लोग हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। वुमेन और गर्ल्स के लिए सेफर और प्राइवेट एनवायरमेंट इंश्योर हुआ है। विलेजेस का एनवायरमेंट क्लीनर और हाइजीनिक हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक विलेज जहां पहले 100 में से 40 हाउस होल्ड्स के पास टॉयलेट्स थे, अब उसी विलेज में 90 हाउस होल्ड्स टॉयलेट का यूज कर रहे हैं। गांव के स्कूल्स और पंचायत भी इंश्योर करते हैं कि लोग उनका रेगुलर यूज करें। बट बेसिकली चैलेंजेस अभी भी हैं। हालांकि सैनिटेशन कवरेज इंप्रूव हुई है, लेकिन कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं। जैसे कुछ लोग अभी भी टॉयलेट्स होने के बाद भी उनका यूज नहीं करते। टॉयलेट्स का मेंटेनेंस और क्लीनिंग एक इशू है। रिमोट विलेजेस में फैसिलिटीज और अवेयरनेस काफी ज्यादा स्लो है, लेकिन गवर्नमेंट और कम्युनिटीज मिलकर इन चैलेंजेस को सॉल्व करने में काम कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स सी ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस डेफिनेशन। ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस तब दिया जाता है जब एक विलेज ये इंश्योर करे, फर्स्ट, हर घर के पास टॉयलेट हो और लोग उसका रेगुलर यूज करें। सेकंड, पब्लिक स्पेसेस और फील्ड्स में कोई डेफिकेशन ना करे। थर्ड, कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस हो कि ओपन डेफिकेशन से हेल्थ और एनवायरमेंट दोनों को नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक गांव में जहां 100 हाउस होल्ड्स हैं, अगर सबके पास टॉयलेट है और कोई भी ओपन स्पेसेस में नहीं जाता, तो वो गांव ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर हो सकता है। व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ ओडीएफ विलेजेस? फर्स्ट, 100% टॉयलेट कवरेज। ओडीएफ होने के लिए जरूरी है कि गांव के हर हाउस होल्ड के पास टॉयलेट हो। अगर किसी के पास टॉयलेट बनाने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, तो गवर्नमेंट उन्हें फाइनेंशियली हेल्प देती है। टॉयलेट सिर्फ घर तक ही नहीं, पब्लिक प्लेसेस जैसे स्कूल्स, बस स्टॉप्स और कम्युनिटी सेंटर्स में भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल के टॉयलेट्स का क्लीन और फंक्शनल होना जरूरी है, ताकि बच्चे हाइजीन प्रैक्टिस सीखे और अडॉप्ट करें। सेकंड, टॉयलेट यूजेज। ओडीएफ का स्टेटस तभी मिलता है जब लोग सिर्फ टॉयलेट का ही यूज करें। सिर्फ टॉयलेट्स बनवाना काफी नहीं है, लोगों को उनका यूज करना भी सिखाना पड़ता है। अवेयरनेस कैंपेन्स जैसे दरवाजा बंद ये इंश्योर करते हैं कि लोग टॉयलेट का इंपॉर्टेंस समझे और ओपन डेफिकेशन छोड़ दे। जैसे फॉर एग्जांपल, सोचिए एक फैमिली के पास टॉयलेट है, लेकिन उन्हें लगता है कि फील्ड्स में जाना ज्यादा कन्वीनियंट है। अवेयरनेस सेशंस और कम्युनिटी मॉनिटरिंग के बाद वो टॉयलेट यूज करना शुरू कर देते हैं। थर्ड, क्लीनलीनेस एंड मेंटेनेंस। ओडीएफ विलेजेस में टॉयलेट्स का क्लीन और फंक्शनल होना जरूरी है। अगर टॉयलेट्स डर्टी हैं या वाटर सप्लाई नहीं है, तो लोग उनका यूज करना बंद कर देते हैं। रेगुलर क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए फंड्स और रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव के टॉयलेट्स को रेगुलरली पंचायत और लोकल वर्कर्स क्लीन करते हैं, ताकि उनका यूज बना रहे। फोर्थ, कम्युनिटी मॉनिटरिंग। ओडीएफ विलेजेस में एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जो इंश्योर करता है कि कोई ओपन डेफिकेशन ना करे। कम्युनिटी मेंबर्स ही इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और रूल्स बनाते हैं। जो लोग ओपन डेफिकेशन करते हैं उन्हें समझाया जाता है या फाइन लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव में वुमेन ग्रुप्स मॉनिटरिंग करते हैं और फैमिलीज को एजुकेट करते हैं हाइजीन और टॉयलेट्स के बेनिफिट्स के बारे में। सो नाउ लेट्स सी बेनिफिट्स ऑफ ओडीएफ विलेजेस। ओडीएफ विलेजेस का इंपैक्ट सिर्फ क्लीनलीनेस तक लिमिटेड नहीं है, इससे ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। फर्स्ट, हेल्थ बेनिफिट्स। ओपन डेफिकेशन से स्प्रेड होने वाली डिजीजेस जैसे डायरिया और
टाइफाइड का रिस्क कम होता है। सेकंड, वुमेन डिग्निटी, वुमेन और गर्ल्स के लिए प्राइवेट और सेफ एनवायरनमेंट इंश्योर होता है। थर्ड, एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस, विलेजेस और सराउंडिंग एरियाज क्लीनर और हाइजीनिक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ओडीएफ गांव में स्कूल अटेंडेंस बढ़ती है क्योंकि बच्चे और टीचर्स दोनों के लिए क्लीन टॉयलेट्स अवेलेबल है। नाउ लेट्स सी चैलेंजेस इन अचीविंग ओडीएफ स्टेटस। फर्स्ट, बिहेवियर चेंज, लोगों की पुरानी आदत बदलना मुश्किल होता है। टॉयलेट्स बनाने के बाद भी कुछ लोग फील्ड्स में जाते हैं। सेकंड, मेंटेनेंस इश्यूज, टॉयलेट्स का मेंटेनेंस एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है। थर्ड, रिमोट एरियाज, दूर गांव तक रिसोर्सेज और अवेयरनेस कैंपेन्स पहुंचाना टफ है। सो नाउ व्हाट इज ओडीएफ प्लस? ओडीएफ का मतलब तो हमने ऑलरेडी समझ ही लिया है। अब समझते हैं ओडीएफ प्लस क्या होता है। ओडीएफ प्लस का मतलब है कि एक विलेज सिर्फ ओपन डेफिकेशन फ्री होने तक ही लिमिटेड ना हो, बल्कि सैनिटेशन और क्लीनलीनेस के एडवांस स्टैंडर्ड्स फॉलो करे। ओडीएफ प्लस विलेजेस अपने टॉयलेट्स का प्रॉपर यूज, मेंटेनेंस और कम्युनिटी लेवल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस इंश्योर करें। इस मॉडल का एम है कि लॉन्ग टर्म क्लीनलीनेस और हाइजीन को बनाए रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक गांव ओडीएफ डिक्लेयर हो गया है, मतलब हर घर के पास टॉयलेट है और लोग उनका यूज करते हैं, लेकिन ओडीएफ प्लस का स्टेटस तभी मिलेगा जब टॉयलेट्स क्लीन और फंक्शनल हो और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स भी प्रॉपर्ली काम कर रहे हो। सो नाउ लेट्स सी की इंडिकेटर्स ऑफ ओडीएफ प्लस। फर्स्ट, फंक्शनल एंड वेल मेंटेन्ड टॉयलेट्स। ओडीएफ प्लस विलेजेस में हर टॉयलेट फंक्शनिंग और वेल मेंटेन होने चाहिए। इसका मतलब है टॉयलेट्स की सफाई रेगुलर हो, वाटर सप्लाई अवेलेबल हो, रिपेयर और मेंटेनेंस टाइमली किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक ओडीएफ प्लस विलेज में टॉयलेट्स का रेगुलर इंस्पेक्शन होता है और अगर कहीं वाटर कनेक्शन इशू हो तो पंचायत उसे तुरंत फिक्स करती है। सेकंड, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ओडीएफ प्लस का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स होने का। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेट मतलब ऑर्गेनिक और ड्राई मतलब प्लास्टिक या पेपर जैसे वेस्ट का प्रॉपर सेग्रीगेशन और डिस्पोजल होना चाहिए। वेट वेस्ट से कंपोस्ट बनाया जाता है और ड्राई वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है। सेकंड इज लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज और वाटर वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि गांव के आसपास डर्टी वाटर कलेक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ओडीएफ प्लस विलेज में हर हाउस होल्ड से सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्ट होता है और सीवेज वाटर को ट्रीट करके फार्म्स में रीयूज किया जाता है। थर्ड, कम्युनिटी सैनिटेशन। ओडीएफ प्लस विलेजेस अपने कम्युनिटी स्पेसेस को भी क्लीन और हाइजीनिक बनाते हैं। इसमें इंक्लूडेड है पब्लिक प्लेसेस जैसे स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स और कम्युनिटी हॉल्स की सफाई, स्ट्रीट्स और ड्रेन्स का रेगुलर क्लीनिंग, अवेयरनेस कैंपेन्स ताकि लोग क्लीनलीनेस हैबिट्स अडॉप्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, एक ओडीएफ प्लस विलेज के स्कूल टॉयलेट्स का क्लीन होना इंश्योर किया जाता है और वीकली क्लीनिंग ड्राइव्स कंडक्ट होती हैं जहां लोग मिलकर स्ट्रीट्स और ड्रेन्स क्लीन करते हैं। फोर्थ, रीयूज एंड रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस। ओडीएफ प्लस मॉडल में सस्टेनेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। विलेजेस को इंकरेज किया जाता है कि वेट वेस्ट से कंपोस्ट बनाकर फार्मिंग में यूज करें, प्लास्टिक और मेटल वेस्ट को रिसाइकल करें। फॉर एग्जाम्पल, एक ओडीएफ प्लस विलेज में एक कंपोस्टिंग पिट बनाई गई है जहां वेट वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करके लोकल फार्म्स में यूज किया जाता है। सो नाउ लेट्स सी बेनिफिट्स ऑफ ओडीएफ प्लस विलेजेस। फर्स्ट, हेल्थ इंप्रूवमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट और क्लीन एनवायरमेंट से डिजीजेस का रिस्क और भी कम हो जाता है। सेकंड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल से एनवायरमेंट और वाटर बॉडीज पॉल्यूट नहीं होते। थर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ, कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस से गांव के लोगों को फाइनेंशियली बेनिफिट्स मिलते हैं। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन अचीविंग ओडीएफ प्लस? फर्स्ट, बिहेवियर चेंज, लोगों को वेस्ट एग्रीगेशन और टॉयलेट्स के मेंटेनेंस के लिए ट्रेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सेकंड, रिसोर्सेज, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स और कंपोस्टिंग पिट्स के लिए फंड्स और फैसिलिटीज की जरूरत होती है। थर्ड, मॉनिटरिंग, लॉन्ग टर्म सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को मेंटेन करने के लिए कम्युनिटी मॉनिटरिंग सिस्टम होना जरूरी है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज सस्टेनेबल सैनिटेशन। सस्टेनेबल सैनिटेशन का सिंपल मतलब है ऐसे टॉयलेट्स और सैनिटेशन सिस्टम्स जो फंक्शनल और सेफ हो, वेस्ट वाटर और ह्यूमन वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, सिस्टम्स जो लॉन्ग टर्म तक चल सके बिना एनवायरमेंट के नुकसान पहुंचाए। फॉर एग्जाम्पल, एक शहर में अगर हर घर और पब्लिक प्लेस में क्लीन टॉयलेट्स हो और उनका वेस्ट प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए तो उस शहर का सैनिटेशन सिस्टम सस्टेनेबल कहलाएगा। सो लेट्स सी की एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबल सैनिटेशन। फर्स्ट, एक्सेस टू टॉयलेट्स फॉर ऑल। अर्बन एरियाज में हर हाउस होल्ड और पब्लिक प्लेसेस के पास टॉयलेट्स होना जरूरी है। पब्लिक टॉयलेट्स का अवेलेबल होना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्लम एरियाज और क्राउडेड प्लेसेस में। टॉयलेट्स को एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बनाना होता है ताकि एडल्टली और स्पेशली एबल्ड लोग भी उनका यूज कर सकें। जैसे मान लीजिए एक क्राउडेड सिटी मार्केट में जहां प्रॉपर पब्लिक टॉयलेट्स हैं, लोग इनका यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ लिटरिंग द स्ट्रीट्स, तो काफी ज्यादा सस्टेनेबल सैनिटेशन मेंटेन होगा। राइट। सेकंड इज प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ टॉयलेट्स। टॉयलेट सिर्फ बना दिए यहां तक ही काम नहीं होता, उनका मेंटेनेंस और क्लीनलीनेस इंश्योर करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट्स को रेगुलरली क्लीन करना जरूरी है। मेंटेनेंस के लिए लोकल बॉडीज और कम्युनिटीज का कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, एक स्मार्ट सिटी में म्युनिसिपल वर्कर्स डेली बेसिस पर पब्लिक टॉयलेट्स की सफाई करते हैं और उनका रिपेयर टाइमली होता है। थर्ड, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अर्बन एरियाज में वेस्ट वाटर का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना जरूरी है। अगर अनट्रीटेड वेस्ट वाटर डायरेक्टली रिवर्स और लेक्स में चला जाए तो पॉल्यूशन और डिजीजेस काफी बढ़ जाते हैं। सस्टेनेबल सैनिटेशन सिस्टम्स ये इंश्योर करते हैं कि वेस्ट वाटर को ट्रीट करके रिसाइकल किया जाए, ट्रीटेड वाटर को पार्क्स और एग्रीकल्चर में रीयूज किया जाए। राइट। नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। सस्टेनेबल सैनिटेशन के लिए टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बायो टॉयलेट्स और इको फ्रेंडली सिस्टम्स वेस्ट को ट्रीट करते हैं बिना एनवायरमेंट को हार्म करे। सेंसर सिस्टम्स टॉयलेट्स की कंडीशन और मेंटेनेंस को ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल बायो टॉयलेट्स, ट्रेन्स और रिमोट एरियाज में यूज होते हैं जहां ट्रेडिशनल सीवेज सिस्टम्स अवेलेबल नहीं होते। नाउ बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल सैनिटेशन। फर्स्ट, हेल्थियर कम्युनिटीज। प्रॉपर सैनिटेशन से वाटरबॉर्न डिजीजेस जैसे डायरिया का रिस्क कम होता है। सेकंड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। वेस्ट वाटर और ह्यूमन वेस्ट को ट्रीट करके एनवायरमेंट को पॉल्यूशन से बचाया जाता है। थर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लीन सिटीज ज्यादा टूरिस्ट और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, एक सिटी जहां सस्टेनेबल सैनिटेशन सिस्टम है वहां का हेल्थ बजट डिजीजेस कम होने की वजह से रिड्यूस हो जाता है। ओके, नाउ चैलेंजेस इन सस्टेनेबल सैनिटेशन। फर्स्ट, पॉपुलेशन प्रेशर। बड़े शहर में पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से सैनिटेशन सिस्टम्स ओवरलोडेड हो जाते हैं। सेकंड, लैक ऑफ अवेयरनेस। लोग टॉयलेट्स का मिसयूज करते हैं या उनको क्लीन नहीं करते। थर्ड, फंड्स एंड रिसोर्सेज। एडवांस सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। Now let's see what is waste water and solid management. वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट को कलेक्ट, सेग्रीगेट, रिसाइकल और डिस्पोज करना ताकि पोल्यूशन और डिजीजेस ना बढ़े। वाटर मैनेजमेंट, वाटर का एफिशिएंट यूज, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट और क्लीन वाटर का सप्लाई इंश्योर करना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक सिटी जहां हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल वेस्ट को सेग्रीगेट करके रिसाइकल किया जाता है और ट्रीटेड वेस्ट वाटर को गार्डन और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स सी की कंपोनेंट्स ऑफ वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट। फर्स्ट, वेस्ट सेग्रीगेशन एंड कलेक्शन। वेस्ट को सेग्रीगेट करना सबसे पहला स्टेप है। वेट वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे फूड स्क्रैप्स और गार्डन वेस्ट को कंपोस्ट के लिए यूज किया जाता है। ड्राई वेस्ट, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल को रिसाइकल किया जाता है। बैटरीज और केमिकल्स को अलग कलेक्ट करके सेफ डिस्पोजल के लिए भेजा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल, एक सिटी में हाउस होल्ड को अलग अलग बिन्स दिए गए हैं, ग्रीन फॉर वेट वेस्ट, ब्लू फॉर ड्राई वेस्ट और रेड फॉर हजार्डस वेस्ट। हर वीक म्युनिसिपल ट्रक्स इन्हें अलग अलग कलेक्ट करते हैं। सेकेंड, रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग। प्लास्टिक और मेटल जैसे मटेरियल्स को रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। कंपोस्टिंग, वेट वेस्ट को कंपोस्ट पिट्स में डालकर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं जो फार्म्स और गार्डन्स में यूज होता है। एक रेजिडेंशियल सोसाइटी अपने वेट वेस्ट को कंपोस्ट बनाता है और सोसाइटी के गार्डन में यूज करता है, जिससे फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट सेव होती है। थर्ड, वेस्ट डिस्पोजल। जो वेस्ट रिसाइकल या कंपोस्ट नहीं हो सकता उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना जरूरी है। फर्स्ट, सैनिटेशन लैंडफिल्स। नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट को लैंडफिल्स में डंप किया जाता है जहां उसे एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से हैंडल किया जाता है। सेकेंड इज इंसिनरेशन। कुछ वेस्ट को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बर्न किया जाता है, जैसे मेडिकल वेस्ट। फॉर एग्जांपल, एक सिटी अपना नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट सैनिटरी लैंडफिल्स में डंप करती है जहां मीथेन गैस को कैप्चर करके एनर्जी जनरेट की जाती है। फोर्थ, वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीट करके हार्मफुल केमिकल्स और बैक्टीरियाज रिमूव किए जाते हैं। वाटर रीयूज, ट्रीटेड वाटर को नॉन ड्रिंकिंग पर्पसेस जैसे फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक सिटी अपने सीवेज वाटर को ट्रीट करके कंस्ट्रक्शन और रोड क्लीनिंग के लिए यूज करती है, जो क्लीन वाटर की डिमांड को कम करता है। नाउ बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। फर्स्ट, क्लीनर सिटीज। प्रॉपर वेस्ट और वाटर मैनेजमेंट से पॉल्यूशन और डिजीजेस का रिस्क कम होता है। सेकेंड, रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसाइकलिंग और रीयूज से नेचुरल रिसोर्सेज बचते हैं। थर्ड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। वेस्ट और अनट्रीटेड वाटर को एनवायरमेंट में डंप करने से पॉल्यूशन काफी कम होता है। फॉर एग्जांपल, एक सिटी जहां एफिशिएंट वेस्ट और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हो वहां एयर और वाटर क्वालिटी सिग्निफिकेंटली बेटर होती है। नाउ लेट्स सी चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट, अवेयरनेस। लोग वेस्ट सेग्रीगेशन और वाटर सेविंग प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर। एडवांस्ड वेस्ट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाना एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है। थर्ड, पॉपुलेशन प्रेशर। बड़े सिटीज में वेस्ट और वाटर का वॉल्यूम इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी से ज्यादा होता है। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर गार्बेज फ्री सिटीज। गार्बेज फ्री सिटीज का सिंपल मतलब है हर टाइप के वेस्ट का प्रॉपर सेग्रीगेशन और डिस्पोजल हो, स्ट्रीट्स और पब्लिक एरियाज गार्बेज फ्री हो, मैक्सिमम वेस्ट रिसाइकल और कंपोस्ट किया जाए और मिनिमम लैंडफिल में डंप हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक सिटी में हर रोड और कॉलोनी क्लीन हो, गार्बेज सेग्रीगेट और रिसाइकल होता हो और लोग लिटरिंग ना करें तो उस सिटी को गार्बेज फ्री कहा जा सकता है। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज? फर्स्ट, सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। हर घर, ऑफिस और पब्लिक स्पेसेस में वेस्ट सेग्रीगेशन होना चाहिए। वेट वेस्ट जैसे फूड और गार्डन वेस्ट, ड्राई वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक या पेपर और हजार्डस वेस्ट जैसे बैटरीज, केमिकल्स को अलग अलग रखना जरूरी है। इससे रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग ज्यादा एफिशिएंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक गार्बेज फ्री सिटी में हर सिटीजन अपने घर का वेस्ट सेग्रीगेट करता है और म्यूनिसिपैलिटी अलग अलग ट्रक्स में इन्हें कलेक्ट करती है। सेकेंड इज डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन। आपने ये वाली कचरे वाली गाड़ी की आवाज तो सुनी ही होगी। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा। है ना, सुनी है ना। सिटीज में एफिशिएंट डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन सिस्टम होना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को इंश्योर करना होता है कि डेली बेसिस पर सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्ट हो। कलेक्शन के बाद वेस्ट को रिसाइकलिंग प्लांट्स और कंपोजिट यूनिट्स में भेजना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, एक स्मार्ट सिटी में सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्शन करने के लिए जीपीएस इनेबल्ड गार्बेज कलेक्शन ट्रक्स यूज होते हैं जो टाइम और एफिशिएंसी दोनों सेव करते हैं। सो बेसिकली अभी तक ऐसा तो कुछ है नहीं जो जीपीएस बेस्ड कुछ हो। अभी तो हमारे पास सिर्फ कचरे वाली गाड़ी आती है जिसके अंदर हम सारा का सारा कचरा एक ही डस्टबिन में कलेक्ट करके उसको दे देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए कि सेग्रीगेटेड वेस्ट हो जो
हम अलग अलग बिन्स के अंदर कलेक्ट करें और फिर जो है वो आगे जाके जो भी गाड़ी आए उसके अंदर लेके जाए। बट ये चीज होने में आई डोंट नो ये चीज इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। ओके, नाउ द थर्ड इज मिनिमाइजिंग लैंडफिल्स। गार्बेज फ्री सिटीज का मेन गोल है कि लैंडफिल्स का यूज मिनिमम हो। सिर्फ नॉन रिसाइक्लेबल और नॉन कंपोस्टेबल वेस्ट को लैंडफिल्स में भेजना चाहिए। कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग से ज्यादा वेस्ट का री यूज हो। फॉर एग्जाम्पल, एक गार्बेज फ्री सिटी अपना 80% वेस्ट रिसाइकल और कंपोस्ट करती है और सिर्फ 20% लैंडफिल्स में भेजती है। नाउ द फोर्थ इज स्ट्रीट क्लीनिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस। स्ट्रीट्स और पब्लिक एरियाज जैसे पार्क्स, मार्केट्स और बस स्टॉप्स का रेगुलर क्लीनिंग होना चाहिए। सिटीजंस को लिटरिंग ना करने और गार्बेज बिन्स यूज करने के लिए अवेयर करना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, एक गार्बेज फ्री सिटी में सीसीटीवी कैमरास पब्लिक प्लेसेस पर लगाए गए हैं और लिटरिंग करने पर फाइन लगता है। साथ ही क्लीनलीनेस कैंपेन्स लोगों को अवेयर बनाते हैं। फिफ्थ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्मार्ट बिन्स जो वेस्ट फिल होने पर अलर्ट सेंड करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वेस्ट ट्रैकिंग सिस्टम्स जो मॉनिटर करते हैं कि सेग्रीगेटेड वेस्ट प्रॉपर रिसाइकलिंग प्लांट्स तक पहुंचे। मोबाइल एप्स जहां लोग गार्बेज कलेक्शन इश्यूज रिपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक गार्बेज फ्री सिटी में स्मार्ट बिन्स यूज होते हैं जो म्यूनिसिपल वर्कर्स को टाइमली क्लीनिंग के लिए नोटिफाई करते हैं। नाउ लेट्स सी बेनिफिट्स ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज। फर्स्ट, हेल्थियर एनवायरमेंट। गार्बेज फ्री एरियाज पॉल्यूशन और डिजीजेस का रिस्क काफी कम करते हैं। सेकंड, रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग से नेचुरल रिसोर्सेज बचते हैं। थर्ड, टूरिज्म एंड इकोनॉमी। क्लीन सिटीज ज्यादा टूरिस्ट और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन अचीविंग गार्बेज फ्री सिटीज? फर्स्ट, बिहेवियर इश्यूज। लिटरिंग और वेस्ट सेग्रीगेशन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने में लोग काफी रेजिस्टेंस होते हैं। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। रिसाइकलिंग प्लांट्स और कंपोस्टिंग यूनिट्स की कमी की वजह से प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल नहीं हो पाता। थर्ड, कोऑर्डिनेशन। म्यूनिसिपल बॉडीज और सिटीजंस के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन काफी जरूरी है। नाउ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर गार्बेज फ्री सिटीज। फर्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण। हर साल सिटीज को क्लीनलीनेस और वेस्ट मैनेजमेंट के बेसिस पर रैंक किया जाता है। सेकंड, स्मार्ट सिटीज मिशन। सिटीज को स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाने के लिए फंडिंग और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है। थर्ड, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इंदौर जो कॉन्टिन्यूअसली इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर हो रहा है, गार्बेज फ्री सिटीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। सो नाउ कंक्लूजन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत रूरल और अर्बन एरियाज में सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव करना काफी जरूरी है। रूरल एरियाज में सैनिटेशन कवरेज को बढ़ाने, ओडीएफ विलेजेस को अचीव करने और ओडीएफ प्लस मॉडल को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। अर्बन एरियाज में सस्टेनेबल सैनिटेशन सिस्टम, वेस्ट सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग और वाटर मैनेजमेंट पर फोकस दिया जाता है। गार्बेज फ्री सिटीज का गोल है कि स्ट्रीट्स क्लीन हो, वेस्ट एफिशिएंटली सेग्रीगेट और डिस्पोज हो और सिटीजंस का पार्टिसिपेशन हो। ये सब इनिशिएटिव्स हेल्थ और एनवायरनमेंट को बेटर बनाने के लिए एसेंशियल हैं। एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस। स्वच्छ भारत मिशन की सक्सेस लार्जली लोगों के एटीट्यूड्स और परसेप्शन पर डिपेंड करती है। पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर लोग क्लीनलीनेस को एक जिम्मेदारी और हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट समझते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन इजीली सक्सेसफुल बनेगा। नेगेटिव एटीट्यूड, लेकिन अगर लोग सफाई को गवर्नमेंट का काम मानते हैं और अपने एनवायरनमेंट के प्रति केयरलेस हैं तो ये एक बड़ी चैलेंज बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक गांव में ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करने के लिए टॉयलेट्स बनाए गए हैं। अगर गांव वाले टॉयलेट्स को यूज करना इंपॉर्टेंट समझते हैं तो इनिशिएटिव सक्सेसफुल होगा, लेकिन अगर उनका परसेप्शन है कि ये अननेसेसरी है तो स्वच्छ भारत मिशन अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए अवेयरनेस कैंपेन्स और एजुकेशन प्रोग्राम्स का रोल यहाँ क्रिटिकल हो जाता है। लोगों का एटीट्यूड और परसेप्शन चेंज करना स्वच्छ भारत मिशन की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। नाउ द सेकंड इज ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इश्यूज। कोई भी मिशन तभी चल सकता है जब उसका एग्जीक्यूशन और फंडिंग सही हो। स्वच्छ भारत मिशन के लिए भी कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशनल और फाइनेंशियल चैलेंजेस है। ऑपरेशनल चैलेंजेस, स्वच्छ भारत मिशन के गोल्स अचीव करने के लिए एफिशिएंट प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट जरूरी है, जैसे साफ सफाई के लिए गार्बेज कलेक्शन सिस्टम्स, वेस्ट सेग्रीगेशन और डिस्पोजेबल मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन। फाइनेंशियल चैलेंजेस, स्वच्छ भारत मिशन का इम्प्लीमेंटेशन काफी एक्सपेंसिव है। रूरल एरियाज में टॉयलेट्स बनाने, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स इंस्टॉल करने और अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने के लिए सस्टेनेबल फंडिंग की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सिटी में दूर दूर तक गार्बेज कलेक्शन सर्विस चालू करनी है। अगर व्हीकल्स और वर्कर्स के लिए फंड्स अवेलेबल नहीं है तो स्वच्छ भारत मिशन का ऑपरेशनल सक्सेस मुश्किल होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकते हैं। नाउ मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। स्वच्छ भारत मिशन के गोल्स को अचीव करने के लिए मॉनिटरिंग और सुपरविजन क्रिटिकल है। फर्स्ट, मॉनिटरिंग, रेगुलर चेक्स होने चाहिए कि जो इनिशिएटिव्स प्लान किए गए हैं वो ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। सुपरविजन, लोकल अथॉरिटीज को इंश्योर करना होगा कि लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जैसे वेस्ट सेग्रीगेशन और प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जाम्पल, एक रेजिडेंशियल एरिया में सेग्रीगेटेड बिन्स लगाए गए हैं, ग्रीन फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और ब्लू फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अगर मॉनिटरिंग नहीं की गई तो लोग दोनों बिन्स में मिक्स गार्बेज डाल देंगे और सेग्रीगेशन का पर्पस फेल हो जाएगा। प्रॉपर मॉनिटरिंग और सुपरविजन स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जा सकता है। सो नाउ लेट्स सी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन।
स्वच्छ भारत मिशन तभी सक्सेसफुल बनेगा जब कम्युनिटी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी। फर्स्ट, इन्वॉल्वमेंट। लोगों को अपने एनवायरमेंट की सफाई के लिए मोटिवेट करना और उन्हें स्वच्छ भारत मिशन का एक्टिव पार्ट बनाना जरूरी है। सेकेंड, ओनरशिप। जब तक कम्युनिटी क्लेanलीनेस को अपना काम नहीं समझेगी, स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने अपने एरिया में एक क्लीन अप ड्राइव ऑर्गेनाइज की है। अगर लोकल रेजिडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो वो एरिया क्लीन होगा और अवेयरनेस बढ़ेगी। लेकिन अगर लोग इनडिफरेंट हैं तो स्वच्छ भारत मिशन के गोल्स अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। नाउ कंक्लूजन। तो ये था स्वच्छ भारत मिशन के प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। फर्स्ट, एटीट्यूड एंड परसेप्शंस। लोगों का सोच और बिहेवियर स्वच्छ भारत मिशन की सक्सेस या फेलियर डिसाइड करेगा। सेकंड, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इश्यूज। एफिशिएंट प्लानिंग और फंडिंग जरूरी है। थर्ड, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। इंप्लीमेंटेशन को ट्रैक करना और गाइड करना क्रिटिकल है। फोर्थ, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना स्वच्छ भारत मिशन अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकता। अगर हम इन एस्पेक्ट्स पर ध्यान दें तो स्वच्छ भारत मिशन के गोल्स को अचीव करना पॉसिबल है। सफाई सिर्फ एक कैंपेन नहीं बल्कि एक हैबिट और कल्चर बनना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। वैसे ही ह्यूमन क्लेanलीनेस को अपनी लाइफ का एसेंशियल पार्ट बनाना होगा। सो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।